इन इलाकों में हिंदुओं पर संगठित हमले हुए। पाकिस्तान की मांग करते हुए डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, पर नतीजा कोलकाता की सड़कों पर 4 दिन तक खून बहा कि अगर गोपाल पाठा नहीं होते तो कलकत्ता का नक्शा ही बदल जाता। लेकिन बंगाल हमारे देश का वो हिस्सा है जहां लाशें तो बिछी, पर इसकी कहानी कम बताई गई है। पर ये सिर्फ बंगाल के कल्चर का इशू नहीं है, ये इशू उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये मुद्दा है हमारे देश की सिक्योरिटी और पहचान का। जब भी पार्टीशन और कम्युनल वायलेंस की बात होती है, हमारे सामने पंजाब की लाशों से भरी ट्रेनों की तस्वीर सामने आती है, कश्मीर की मिलिटेंसी का जिक्र होता है। लेकिन बंगाल हमारे देश का वो हिस्सा है जहां लाशें तो बिछी, पर इसकी कहानी कम बताई गई है। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति अहलावत और आज द अननोन इंडिया पर हम आपको बताएंगे बंगाल का वो सच जो टेक्स्ट बुक्स में कम लिखा गया, मीडिया में दबाया गया, लेकिन जिसने बंगाल की आत्मा को पूरी तरह बदल दिया। आज हम आपके सामने रखेंगे द अननोन बंगाल फाइल्स और हर फैक्ट के साथ उसका वेरीफाइड सोर्स भी। पार्टीशन से पहले का कलकत्ता ब्रिटिशर्स की राजधानी भी रह चुका था। इट वॉज अ लैंड सिनोनिमस विद आर्ट, लिटरेचर, थिएटर एंड कॉफ़ी हाउसेस। यहाँ पर सब थे, इंटेलेक्चुअल, राइटर्स, साइंटिस्ट्स एंड रेवोल्यूशनरीज। सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जेसी बोस जैसे लेजेंड्स भी इसी धरती से निकले। लेकिन 1946 में ये शहर खून से भर गया और तब शुरू हुई यहाँ की सबसे अनकही त्रासदी। हम इतिहास में जाते हैं आज़ादी से ठीक 1 साल पहले, 16 अगस्त 1946। इस दिन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करते हुए डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, पर नतीजा कोलकाता की सड़कों पर 4 दिन तक खून बहा। 4000 लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए और सैकड़ों दुकानें और घर जला दिए गए। इतिहास इसे आज भी कहता है ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। इन दंगों में कैजुअल्टीज दोनों कम्युनिटीज़ में हुई, पर कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ज़्यादातर अटैक्स हिंदू नेबरहुड पर हुए थे। जो भी हुआ हो, डायरेक्ट एक्शन डे ने बंगाल के पार्टीशन की राह खोल दी। एक तरफ बना हिंदू डोमिनेटेड वेस्ट बंगाल, जिसमें कलकत्ता रहा, और दूसरी तरफ बना मुस्लिम डोमिनेटेड ईस्ट बंगाल, जो कि आज का बांग्लादेश है। इन्हीं दंगों में एक नाम उभरा, गोपाल मुखोपाध्याय, जिन्हें लोग गोपाल पाठा भी कहते थे। पाठा का मतलब होता है गोट मीट। उन्हें पाठा इसलिए कहा गया क्योंकि वो मीट के बिजनेस से जुड़े थे। कई जगह पर उन्हें कसाई भी कहा गया है, पर ये बात बिल्कुल गलत है। वो एक कसाई नहीं थे, बल्कि एक व्यापारी थे जो मीट के बिजनेस से जुड़े हुए थे। जब डायरेक्ट एक्शन डे पर कलकत्ता जल रहा था और हिंदू मोहल्लों पर लगातार हमले हो रहे थे, तब गोपाल ने भारत जातीय वाहिनी नाम का हिंदू यूथ ग्रुप खड़ा किया। उन्होंने ओपनली कहा, अगर हमने हथियार नहीं उठाए तो पूरा कलकत्ता उजड़ जाएगा। उनकी रिटेलिएशन स्ट्रैटेजी इतनी तेज़ और ऑर्गेनाइज थी कि मुस्लिम लीग के दंगाई पीछे हटने लगे। कलकत्ता में आज भी कहा जाता है कि अगर गोपाल पाठा नहीं होते तो कलकत्ता का नक्शा ही बदल जाता। पर हिंसा सिर्फ कलकत्ता तक नहीं रुकी। 2 महीने बाद अक्टूबर 1946 में ईस्ट बंगाल के नौखाली डिस्ट्रिक्ट में इतनी भयानक हिंसा उमड़ी कि वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया। इस हिंसा में 5000 से अधिक लोग मारे गए, 50,000 से ज़्यादा विस्थापित हुए, 95 गांव पूरी तरह डीपॉपुलेट हो गए, वहाँ कोई भी नहीं बचा, और हज़ारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। इतिहासकार आर.सी. मौजूमदार ने लिखा, नौखाली was not a riot, it was a planned massacre and forced conversion campaign.
जब नौखाली की हिंसा की खबर फैली तो गांधी जी ने कहा, इफ बंगाल बर्न्स, इंडिया बर्न्स विद इट। मतलब साफ है, बंगाल में होने वाली कोई भी घटना पूरे इंडिया के माहौल पर असर डाल सकती थी। इसीलिए नौखाली हिंसा के एक महीने बाद नवंबर 1946 में गांधी जी खुद नौखाली पहुंचे। पूरे 116 दिन तक उन्होंने 300 गांव में पदयात्रा की ताकि वो शांति और भाईचारे का संदेश हर गांव में पहुंचा सके। पर अविश्वास का जहर बहुत अंदर तक घुल चुका था। नौखाली से बाहर गया एक भी हिंदू वापस नहीं आया और तब गांधी जी ने ये माना, I have walked on this soil, but I could not bring back the lost faith. नौखाली का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का समय आ गया। ईस्ट बंगाल अलग होकर ईस्ट पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के समय में वहाँ की 29% आबादी हिंदुओं की थी, लेकिन आने वाले दशकों में ये आबादी धीमे धीमे घटती हुई लगभग गायब होने लगी। 1950 खुलना और बरिसाल रायट्स, ईस्ट पाकिस्तान के इन इलाकों में हिंदुओं पर संगठित हमले हुए। हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर भारत की ओर भागे। हालात इतने गंभीर हो गए कि भारत सरकार को वाइट पेपर जारी करना पड़ा कि ये एक्सोडस मात्र कोई अफवाह नहीं है, ये एक सच है। 1964 ढाका और राजशाही रायट्स, एक बार फिर दंगों की आग भड़की, मंदिर जलाए गए और घर तोड़े गए। पर इस बार हिंसा बड़े पैमाने पर थी और बहुत ही रेगुलर। वहाँ के लोग समझ गए कि वहाँ रहना अब नामुमकिन था। पंजाब की तरह बंगाल में भी हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ ने डिस्प्लेसमेंट की मार झेली, लेकिन फ़र्क था। और फ़र्क ये था कि ईस्ट बंगाल से हिंदू सिस्टमैटिकली वैनिश हुए, जबकि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स का पलायन उतने बड़े पैमाने पर नहीं था। डेमोग्राफिक कोलैप्स, 1951 के सेंसस के हिसाब से ईस्ट पाकिस्तान में 22% हिंदू बचे थे, जबकि 2011 के सेंसस के हिसाब से बांग्लादेश में हिंदू सिर्फ 8.5% बचे थे। यानी हर दशक में लाखों हिंदू वैनिश होते गए। ये सिर्फ एक माइग्रेशन नहीं था, बल्कि ये एक सभ्यता का चुपचाप मिट जाना था। (1971) बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया। ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर गांव तक इंटेलेक्चुअल्स, स्टूडेंट्स और माइनॉरिटीज़ को अपना निशाना बनाया। और सबसे ज़्यादा अत्याचार किस पर हुआ? हिंदुओं पर। उनकी पहचान के आधार पर उनकी हत्याएं की गईं, उनके घर उजाड़े गए और पूरे के पूरे गांव जला दिए गए। लेकिन सिर्फ हिंदूज ही नहीं, प्रो इंडिपेंडेंस मुस्लिम्स भी इस हिंसा का शिकार बने। पाकिस्तानी आर्मी ने आवामी लीग वर्कर्स, मुक्ति बाहिनी सिंपैथाइजर्स और बंगाली इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स को भी बेरहमी से मारा। यूनिवर्सिटी के बाहर टीचर्स को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई और तब शुरू हुआ एक बहुत बड़ा पलायन, जिसमें करीब 1 करोड़ लोग भारत की ओर भागे। इस पलायन के दौरान वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा में लाखों लोग पहुंच गए। बनगांव, नादिया, दमदम, विजयगढ़ और ठाकुरनगर में आज भी इनकी कॉलोनीज परमानेंट सेटलमेंट हैं। भारत के लिए ये सिर्फ एक मानवीय त्रासदी नहीं थी, बल्कि ये एक नेशनल क्राइसिस था। और तब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया को ये कहा था कि ये सिर्फ भारत का बोझ नहीं है, बल्कि मानवता के लिए संकट है। पर 1971 के बाद भी ये इन्फिल्ट्रेशन रुका नहीं। प्रेजेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से आज सिर्फ बंगाल में 60 से 70 लाख इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं। पर समस्या तब और गंभीर हो गई जब इन माइग्रेंट्स को वोट बैंक में तब्दील कर दिया गया। इन्हें डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए और इनको वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ 24 परगना जैसे डिस्ट्रिक्ट्स
जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में थे वो माइनॉरिटी में आ गए। बट देन व्हाई इज दिस माइग्रेशन सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम? क्योंकि डेमोग्राफी बदलने का असर नंबर से कहीं आगे तक जाता है। डेमोग्राफी बदलने से शहरों की शक्ल बदल जाती है, त्योहार बदल जाते हैं, भाषा और बोली बदल जाती है। मालदा में 1951 में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी सिर्फ 38%, जो कि 2011 में बढ़कर 51% हो गई। ऐसे ही मुर्शिदाबाद में 1951 में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी 55%, जो 2011 में बढ़कर 67% हो गई। दुर्गा पूजा जहां कभी खुलकर होती थी, वहीं अब डर के कारण दुर्गा पूजा के पंडाल छोटे हो गए हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने अपनी ज़मीन दी थी दुर्गा पूजा के लिए, पर वहाँ अब कोई और त्यौहार मनाए जाते हैं। ये बेसिकली एक साइलेंट कल्चरल इरोजन है, जहाँ पर लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी मिट्टी और जड़ों से कटते चले जा रहे हैं। पर ये सिर्फ बंगाल के कल्चर का इशू नहीं है, ये इशू उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये मुद्दा है हमारे देश की सिक्योरिटी और पहचान का। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी गैरकानूनी घुसपैठ अंदरूनी अशांति और बाहरी हमले के बराबर मानी जानी चाहिए। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स भी हमें हर बार चेताती हैं कि किसी भी गैरकानूनी घुसपैठ को नज़रअंदाज करना हमारे देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर के उस तरफ से सिर्फ लोग नहीं आते, बॉर्डर के उस तरफ से हथियारों की तस्करी भी होती है, नकली नोट भी आते हैं और कई बार आतंकवादी भी। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में बीएसएफ ने कई बार हथियारों की तस्करी और नकली नोट पकड़े हैं। नॉर्थ 24 परगना और बनगांव ठाकुर नगर जैसे बॉर्डर कॉलोनीज में आज भी घुसपैठ को रोकने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रहती है। तो सवाल ये है कि अगर किसी बॉर्डर स्टेट की डेमोग्राफी ही बदल जाए तो क्या वो सिर्फ बंगाल का मुद्दा रहेगी, या फिर वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान के लिए भी खतरा है? तो ये थी द अननोन बंगाल फाइल्स। पार्टीशन के समय शुरू हुई ये आग बंगाल की मिट्टी में आज भी सुलग रही है। गौरतलब है कि आज की डेट में बांग्लादेश की पॉपुलेशन में हिंदुओं का हिस्सा सिर्फ 7 से 8% तक ही है। अक्सर उन पर दबाव डाला जाता है, उनकी ज़मीनें कब्जा ली जाती हैं। जब भी दंगे होते हैं या राजनीतिक उथल पुथल होती है, सबसे पहले हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। मतलब ये कि बात सिर्फ पहले की नहीं है, ये वर्तमान का सच भी है। और इसीलिए पंजाब और कश्मीर की तरह बंगाल भी हमारी नेशनल मेमोरी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जब इतिहास के किसी हिस्से की आवाज़ को दबा दिया जाता है, तब न सिर्फ इतिहास अधूरा रह जाता है, बल्कि उसका प्रभाव हमारे आने वाले भविष्य के ऊपर भी पड़ता है। अगर आपको ये स्टोरी मीनिंगफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके कोई थॉट्स या थ्योरीज़ हैं तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।